जून 1987, लाहौर। सुबह का टाइम था। एक आदमी मस्जिद में नमाज पढ़कर बाहर निकला। वो अपने घर की तरफ चलने लगा कि तभी पीछे से दो आदमी आए। उन्होंने पाकिस्तानी रेंजर्स की वर्दी पहन के रखी थी। उन्होंने उस आदमी को रोका और पूछा, सर आप लंदन वाले अब्दुल खान है ना? जैसे ही उस आदमी ने हाँ कहा, दोनों ने तुरंत पिस्टल्स निकाल लिए और अगले ही पल उस पर लगातार गोलियां चला दी गईं। कुछ ही सेकंड्स में वो आदमी वहीं जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। वो दोनों रेंजर्स रॉ के दो अननोन गनमैन थे और जिसे मारा गया था वो आईएसआई का सबसे बड़ा टेररिस्ट था। ये भारत का सीक्रेट मिशन था, ऑपरेशन हॉर्नेट। 4 नवंबर 1984, पेरिस, फ्रांस। पेरिस के एक छोटे से कैफे में टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। एंकर बता रहा था कि फ्रांस के प्रधानमंत्री लॉरेंट फेबियस इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारत जा रहे हैं। कैफे में बैठे लोग चुपचाप ये न्यूज देख रहे थे, लेकिन एक कोने में बैठा आदमी टीवी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। उस आदमी के सामने कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स खुले पड़े थे और ये आदमी कोई आम शख्स नहीं था। ये था रॉ का अंडरकवर एजेंट संजीव जिंदल। कुछ दिन पहले जिंदल लंदन में एक ब्रिटिश ऑफिसर से मिला था, क्लार्क ली। क्लार्क लंदन इमिग्रेशन ऑफिस में काम करता था और उसका काम था ब्रिटेन में बैठकर इंडिया के खिलाफ काम कर रहे लोगों की इंफॉर्मेशन निकालकर जिंदल तक पहुंचाना। क्लार्क की आखिरी रिपोर्ट एक नाम पर सेंटर्ड थी, अब्दुल खान, एक पाकिस्तानी जो लंदन में बैठकर भारत के अंदर टेरर नेटवर्क्स को चला रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्दुल खान इंडिया से आए खलिस्तानीज को आईएसआई की सीनियर ऑफिसर से डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा था और ये सारी मीटिंग्स अक्सर उसके घर पर होती थी और हर मीटिंग के बाद पंजाब में एक नया अटैक होता था। रिपोर्ट में एक और नाम बार बार सामने आ रहा था, BN संधू, इंडिया से आया हुआ एक खिस्तानी ऑपरेटिव जो लगातार आईएसआई के कांटेक्ट में था। कैफे में बैठकर जब जिंदल ने ये रिपोर्ट्स पढ़ी तो उसका खून खौल उठा। वो लगातार दिल्ली हेडक्वार्टर्स को ये इंटेलिजेंस भेज रहा था, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। उस वक्त राजीव गांधी भारत के नए प्रधानमंत्री बन चुके थे। दिसंबर 1984, दिल्ली रॉ हेडक्वार्टर्स में सीनियर ऑफिसर अनुज भारद्वाज जिंदल के भेजे हुए अब्दुल खान से जुड़े कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे। रिपोर्ट्स पढ़कर खत्म होते ही भारद्वाज ने बिना वक्त गवाए एक ऑर्डर दिया, एजेंट जिंदल को तुरंत दिल्ली बुलाया जाए। कुछ दिनों के बाद जिंदल दिल्ली पहुंच चुका था। रॉ हेडक्वार्टर्स के एक सिक्योर रूम में उसकी मुलाकात अनुज भारद्वाज से होती है। भारद्वाज सीधा सवाल पूछते हैं, जिंदल तुम्हारा प्लान क्या है? और जिंदल बिना झिझक जवाब देता है, सर हमें किसी भी कीमत पर BN साधु को पकड़ना होगा। पाकिस्तान और आईएसआई उसके साथ मिलकर भारत में कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। भारद्वाज पूछते हैं, तुम श्योर हो? तो जिंदल कहता है कि यस सर, आईएसआई चीफ अख्तर अब्दुल रहमान खुद साधु को सुपरवाइज कर रहा है। भारद्वाज फिर पूछते हैं, तो प्लान बताओ, और जिंदल सारा प्लान समझा देता है। अनुज भारद्वाज इस ऑपरेशन को ग्रीन सिग्नल दे देते हैं और इसी पल एक नया कोवर्ट मिशन जन्म लेता है। इस मिशन का नाम रखा जाता है ऑपरेशन हॉर्नेट। कुछ ही हफ्तों के बाद जिंदल लंदन पहुंच जाता है। एक बिल्डिंग के अंदर पार्किंग लॉट में उसकी मुलाकात होती है एक आदमी से, एजेंट मोहन। मोहन को खुद अनुज भारद्वाज ने ट्रेन किया था और वो पहले भी कई हाई रिस्क सक्सेसफुल ऑपरेशंस का हिस्सा रह चुका था। ऑपरेशन हॉर्नेट को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। पहला, इंटेलिजेंस कलेक्शन, इसकी जिम्मेदारी थी क्लार्क ली और एजेंट मोहन के पास। दूसरा, कोवर्ट ऑपरेशन, इस पूरे फेस को सुपरवाइज करने का जिम्मा दिया गया था एजेंट संजीव जिंदल को। 2 साल पहले 1983, वियना, ऑस्ट्रिया। उस वक्त एजेंट जिंदल वियना शहर में एक्टिव था। इस फेज में उसका कोड नेम कुछ और था। वियना में रहकर काम करते हुए जिंदल ने एक नाम आइडेंटिफाई किया, आसिफ खान, एक पाकिस्तानी जो ऑस्ट्रिया में रहकर भारत के खिलाफ आतंकवादी एक्टिविटीज को फाइनेंस कर रहा था। और अब यहां पर डायरेक्ट अरेस्ट पॉसिबल नहीं था, इसीलिए जिंदल ने एक साइलेंट एलिमिनेशन प्लान बनाया। प्लान का सेंटर थी रॉ की एक एसेट सोफी। जिंदल ने सोफी को पर्सनली बहुत अच्छे से ट्रेन किया, सेल्फ डिफेंस, सर्विलेंस, मैनिपुलेशन, सब कुछ। सोफी लगातार उस बार में जाने लगी जहां पे आसिफ खान अक्सर आता था और आसिफ औरतों और शराब का शौकीन था और जिंदल को ये बात पहले से पता थी। और फिर एक रात आसिफ की नज़र बार के कोने में अकेली बैठी बेहद खूबसूरत सोफी पर पड़ी। वो उसके पास आकर बैठ गया। पहले कैजुअल बातचीत हुई, फिर हंसी और फिर ड्रिंक्स। काफ़ी रात हो गई थी। आसिफ ने सोफी को घर ड्रॉप करने का ऑफर दिया। दोनों कार में बैठे और बातचीत और ज़्यादा क्लोज होती गई। तो सोफी मुस्कुराते हुए कहती है, गाड़ी में सब कुछ कहीं और चलते हैं ना। आसिफ उसे अपने घर ले जाता है। घर पहुंचकर आसिफ किचन में जाता है खाना बनाने के लिए और सोफी ड्रिंक्स प्रिपेयर करती है। दोनों साथ साथ खाना खाते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं और रात वहीं गुजर जाती है। और फिर सुबह 6 बजे सोफी की नींद उठती है तो सबसे पहले वो आसिफ की नब्ज चेक करती है। नब्ज नहीं चल रही थी, आसिफ खान मर चुका था।
और सोफी बिना पैनिक के पूरी ट्रेनिंग के साथ सारे सबूत साफ करती है और घर से निकल जाती है। मिशन कंप्लीट। अगर हमारी डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों को भी शेयर करना।